उधर रोशनाल की आंखों से आंसू तो ना निकले, पर वो भी अपने दिल का बोझ हल्का करके हटा। तो उसको देखकर, जो ऐसे ही जाए नमाज पर चेहरा दुपट्टे पर लपेटी, हाथों को दुआ के हाथ में फैलाए दुआ मांग रही थी, चंद लम्हे वो उसके सिसकते वजूद को देखता रहा और फिर उसे हाथ बढ़ाकर खुद के हिसार में लिया। कोई परेशानी है तो हम सफ़र समझ कर ना सही, अपना सुपरमैन समझ कर बता दो। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आज की रात पुराने वाली इशू बनकर कोई जिद ही कर लो, मैं सुपरमैन बनकर पूरी कर दूंगा। आज बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा गम गुसार हूँ। वो उसके चेहरे को हाथों में थामता, उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। उसे पता था कि वो बहुत उलझन का शिकार है। वो जब से आया था उसकी परेशान घबराहट परेशानी को नोट कर रहा था। वो बहुत गायब दिमाग लग रही थी। वो पहले उसके हिसार से झिझकती थी वो पहले उसके हिसार बांधने से झिझकी, फिर ये सोचकर पुरसकून हो गई कि पाक जगह थी, पाक रिश्ता था, पाक वक्त था, ऊपर से उसकी पाक बातें। और कोई वक्त होता तो वो उसके पास बिना फटकती, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ा इत्मीनान था। वो फिर से उसके सीने पर सर टिका गई। पता है, अल्लाह ने महरम रिश्तों में बहुत ताकत रखी है। मैं तुम्हारा महरम हूँ, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। माना कि गलत फहमी में मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया, तुम्हारी रूह पे भी दाग लगाए। वो नरमी से कहता, उसके बालों में हाथ फेरता, उसे पुरसकून करते बोला। लेकिन उसकी बातें सुनकर वो फिर से बेसकून हुई। वो फिर से कॉलेज में होने वाले वाक़ये को याद करके बेसकून हुई। उसके हिसार में लाया गया सुकून उसे फिर बेसकून कर गया। उसके हिसार से खुद को छुड़ाती वो पीछे हटी। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ मुआफ़ नहीं होती। वो उठकर उसके पीछे आया, जो ऐसे ही बेड पर बैठी थी। वो नरमी से कदम उठाता उसके पास आया और फिर से उसे खुद से लगाया। अब बताओ क्या मसला है? वो अपनी गिरफ्त सख्त करता बोला, ताकि वो फिर उसके हिसार से निकले ना। कुछ नहीं, वो घबरा कर बोली। फिर इतनी बेचैन क्यों हो? वो गंभीर लहजे में बोला। नहीं तो मैं बेचैन नहीं हूँ। उसकी गिरफ्त से वो और ज़्यादा घबराई। पर मुझे तो लग रही हो ना। उसकी आवाज़ सुनकर वो भारी लहजे में बोला। तो थक गई हूँ, वो बोझल लहजा लिए बोली। किससे? ज़िंदगी से, इस दुनिया से, खोखले रिश्तों से, उन लोगों से, सबसे बढ़कर खुद से, अपने इन सगे रिश्तों से जिन्होंने मुझे वहाँ आजमाया जहाँ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सब ने मेरी उम्मीद और मान को तोड़ा है, जैसे मैं कोई बेजान शय हूँ। उन सब में आप भी थे, आपने भी मेरी उम्मीद और मान को तोड़ा। पता है, ये सब मुझे इतना तकलीफ़ दे लगता है, जैसे ज़िंदगी को मौत आ गई हो फिर भी सांसें चल रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से ही थक गई हूँ। वो उसकी आगोश में भी पुरसकून नहीं थी। अगर मैं इस थकन को समेट लूँ तो वो उसको इस तरह नहीं देख सकता था। नहीं, वो वहशत ज़दा होती पीछे हटी और भागकर रूम से निकली, जबकि पीछे बैठे रोशनाल ने गुस्से से बेड पर मुक्का मारा था। यार, ये फाइल सबमिट करवा देना, मुझे आज 10 बजे निकलना है। वो रात को बनाई गई असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन फुरकान ज़िया के हवाले करता बोला। क्यों, खैर तो है? आज वैसे भी बड़ा चमक दमक रहा है। वो उसकी जाजिब शख्सियत को देखता हुआ हंसते हुए बोला। हाँ यार, इशनाल के कॉलेज में मीटिंग है, वो अटेंड करनी है आज। वो उसको जवाब देते बोला। वो सारी रात उसे देखता रहा। वो ऐसी की ऐसी ही बेचैन थी। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके चेहरे पर कुछ निशानात देखकर वो चौंका था। ओके, कोई बात नहीं, बस टेंशन ना ले और ना उस बेचारी को दे। आराम से जा और आराम से आ। कहीं लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाना भाभी को, फुरकान ने मायनी खेज अंदाज में कहा और फाइल लेकर चलता बना। जबकि वो भी अशनाल के कॉलेज की तरफ निकला। 9:30 तो उसे उधर ही हो गए थे। हसनाल की आंख खुली तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठा। उसने 10 बजे निकलना था। रात वाली थकन अब गायब थी। अब उसके लहजे में नया आज़्म था। वो उठा जब उसकी नज़र मनाल पर पड़ी, वो जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे बैठे सो रही थी। मनाल, उसने बाजू से पकड़कर उसे हल्का सा झिंझोड़ा। सीधी होकर सो जाओ। उसकी सारी रात की बेआरामी का सोचकर उसने उसे उठाया। उसके झिंझोड़ने से वो हल्की सी आंखें खोलती, उसे देखती, फिर सीधी होकर अपने ऊपर कंफर्टर ओढ़ गई, जबकि वो अपने बालों में हाथ फेरता उठा और फ्रेश होने चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आया और ड्रेसिंग के सामने खड़ा बालों में कंघी करने लगा, लैपटॉप उठाया। अब कहाँ जा रहे हो? वो उसकी खटपट करने से आवाज़ सुनकर उठ बैठी और सवाल किया। काम पर, वो नरमी से जवाब देकर निकलने लगा। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। 5 दिन के बाद घर आए हो और 5 घंटे सोकर फिर निकल चले। वो उठकर उसके सामने आई और बाजू से पकड़कर जाने से रोका। यार, आज कसम से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस आज जाने दो, कल रात को घर ही आना है। क्या? कल रात को? तो तुम अब बिल्कुल भी नहीं जा सकते।
आज दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो ये कहती डोर से लगकर खड़ी हो गई और हाथ फैला लिए। हसनाल जो परेशान सा हो गया था कि वो उसको भी नहीं जाने दे रही, उसके हुलिये पर नजर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो फिरोजी कलर के सूट में बगैर दुपट्टे बगैर चप्पल के खड़ी थी, बाल आगे पीछे बिखरे हुए थे, उसके बिखरे से हुलिये से उसके फिगर अयां हो रहा था। कसम से मिस हलाकू, बहुत हॉट लग रही हो। आपके इस हुस्न से मुकम्मल तौर पर बहक जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भूल जाए मुझे, बस आप याद रहें। वो कहता उसके पास आया और उसके सर के पास हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला कि क्या कर रहे हो, देर हो रही है ना तुम्हें, जाओ। वो उसको अपने चेहरे के करीब देखते घबरा कर बोली, ना ना ना, ऐसे कैसे, आपने तो खुद रोका है मुझे। वो नाक से उसकी नाक मस करते हुए बोला। एक ही सेकंड में उसके होश उड़ा गया था वो, उसका दिल धक धक करने लगा। वो पछताई थी उसे रोक कर। वो बिगड़ा शख्स जब अपनी मनमानी पर आता तो सब भूल जाता था। अभी तो मैं सिर्फ करीब आया हूँ, आप ऐसे ही लाल हो रही हैं। हाय, जब मैं आपको टच करूंगा तो फिर क्या आलम होगा। वो उसके खून छलकाते चेहरे को देख मायनी खेजी से बोला, हटो बदतमीज ठरकी इंसान, हर बात पे ठरक झाड़ना ज़रूरी समझते हो तुम। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि रात को तुम थके हुए लग रहे थे, रात को तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो उसको धक्का मारती दूर हटी। रात गई बात गई, याद रखिएगा मेरे दो चेहरे हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। ये कहते उसने दुपट्टा उठाकर उस पर डाला। टाइम होता तो चप्पल भी पहना देता, पर अभी जा रहा हूँ। इतना ठरकी नहीं हूँ जितना नजर आता हूँ। अल्लाह हाफिज। उसके माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ता, बैग कंधे पर डालता वो उसको साकित छोड़ता चला गया था, जबकि वो धक धक करते दिल और लाल चेहरे के साथ बेड पर जा बैठी। वो नहीं जानती थी कि वो एक माहिर कबाड़िया है जो पुरानी चीज़ों के बदले में नए दिल को धड़काना जानता था। वो चला गया, लेकिन उस शख्स की खुशबू अब भी उसे इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। मुलाजमा उसे ऑफिस में बिठाकर चली गई थी। वो पीछे बैठा वेट कर रहा था। जब उधेड़ उम्र प्रिंसिपल सर नाजिम को अंदर आते देखा, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम, उन्होंने आते ही कहा था। वालेकुम अस्सलाम सर। वो चेयर से उठता मुसाफिहा करता चेयर पर बैठा। बैठिए, वो हाथ के इशारे से उसे कहते खुद भी सीट पर बैठे। चाय या कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने गेस्ट के हवाले से पूछा। नो सर, नो नीड थैंक यू। किस सिलसिले में बुलाया था आपने? वो सहूलत से इनकार करता काम की बात पर आ। बात दरअसल ये है नौजवान कि हमारे कॉलेज की रेप्यू बहुत अच्छी है, एक नाम है। माँ बाप बच्चियों को ट्रस्ट करके यहाँ भेजते हैं। जो भी एडमिशन करवाता है वो कॉलेज का नाम और उसका स्टैंडर्ड देखता है पहले। लेकिन आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है हमें आपकी बहन को डिसमिस कर देना चाहिए। उसने जो हरकत की है उससे कॉलेज की बच्चियों को शह मिलेगी और वो भी इसी तरह गलत राह पर चलेंगी। देखिए मोहतरम, कभी कभी घर से अदम तवज्जो की वजह से भी बच्चियां गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। घर में उनको प्यार में कमी दी जाए, उनके साथ रवैये में मार धाड़ रखा जाए। 18 साल हो गए हैं मैंने इस टीचिंग करियर में कदम रखा हुआ है। यहाँ मैं लोगों के चेहरे एक मिनट में पहचान लेता हूँ कि बच्ची की तरबियत कैसी है, बच्ची का ख़ानदान हसब नसब कैसा है, उसके घर का माहौल कैसा है। लेकिन आपकी शानदार शख्सियत देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, बस बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। वो लंबी चौड़ी तमहीद बांधते हुए बोले, सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आपका ये सब कहने का मतलब क्या है? कुछ क्लियर कीजिए मुझे भी। वो नासमझी से बोला। उसे वाकई कुछ समझ नहीं आया था। ये पढ़ लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। वो धीमी आवाज़ में कहते सफ़ा पकड़ा गए। उस पेज पर लिखी तहरीर पढ़ी तो दिमाग घूम गया था उसका। निहायत घटिया थर्ड क्लास मोहब्बत का इजहार लड़की ने किया हुआ था, लेकिन टेढ़े मेढ़े जाविये, हैंड राइटिंग के जाविये वाली राइटिंग बिल्कुल भी अशनाल की महसूस नहीं हो रही थी। यकीनन आपने पढ़ लिया होगा, अब आप खुद सोच लें, ये कॉलेज में रखने के लायक हैं? जब हमारी मैम ने पूछ पूछ की तो उन्होंने ऊपर से बदतमीजी भी की। सर नाजिम उसके चेहरे के संजीदा तासुरात नोट करते हुए बोले, आप इशनाल और उनकी मैम को बुलवा देंगे प्लीज़। अशनाल ने जिनसे बदतमीजी की है उन्हीं को। इस बात में सर हिलाते वो बाहर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए। कुछ देर गुजरी जब मैम और उनके पीछे अशनाल अंदर आई। अशनाल की नज़र जब रोशनाल पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी, उसके हाथ कांपे थे। अशनाल आगे आओ, मैम ने सख्ती से कहा। उनकी बात सुनकर वो सहमती हुई आगे बढ़ी। रोशनाल ने जब उसे ऐसा देखा तो उसका हलक तक कड़वा हुआ। एक पेज दें, उसने सर नाजिम से कहा। सर ने कागज़ रोशनाल की तरफ बढ़ाया। इधर आओ, इस पेज पर यही तहरीर लिखो। उसने अशनाल को पुकारा और अपनी पॉकेट से पेंसिल निकाल कर थमाई। जी। वो टेबल के पास आती उसके हाथ से पेंसिल लेकर लिखने लगी। उसके हाथ में पेज थमाकर वो पीछे हट गई। अब आप बताएं, इस राइटिंग और इस राइटिंग में क्या फ़र्क है और कितना है? सर, वो सर नाजिम के हाथ में पेज पकड़ाते बोला,
आप अपने 18 साल करियर में लोगों का चेहरा पहचानना तो सीख गए, लेकिन एक राइटिंग नहीं पहचान पाए। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ सर, लेकिन कहना सिर्फ़ ये चाहूँगा कि हकीकत देखने से पहले जान लिया करें कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। लिहाज़ा एक रुख को देखकर सीधे-सीधे मत अंदाज़े लगा लिया करें सर। वो उनको शॉक में देखकर बोला, आप इन मैम को किसी पुलिस कांस्टेबल की जॉब लगवा दें, वहाँ ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। जराइम में आती ख़वातीन को मार-मार कर, मेरी बीवी को नहीं। और आपने कहा था कि ये इस कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं। इतनी नाइंसाफ़ी देखकर मेरा मानना ये है कि ये इदारा ही मेरी बीवी के लायक नहीं। आप डिसमिस करें ना करें, मैं अब खुद इसे डिसमिस करवाऊंगा यहाँ से। मैं चाहूँ तो एक सेकंड में ये कॉलेज सील करवा दूँ, लेकिन नहीं। इश्नाल, बैग लेकर आओ। अब उसने इश्नाल की तरफ देखकर कहा। वो अटल लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ, जबकि सर और मैम बोलने के लायक ही नहीं रहे थे। वो तो उसे उनकी बहन समझ रहे थे, लेकिन शिद्दत पसंद शख्स को देखकर वो सही मायनों में घबराए। सॉरी सर, आप बैठें, हम आपसे माजरत करते हैं, साथ में उस बच्ची से भी। वो उसकी शानदार पर्सनालिटी के ज़ेरे असर घबरा कर बोला था, जो स्याह लिबास में गज़ब की शख्सियत का मालिक लग रहा था। आपका ये एक लफ्ज़ उसकी सारी रात की ज़हनी तकलीफ़ का अज़ाला नहीं कर सकते। आपने मेरी बीवी को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि वो बेकसूर होकर भी सारी रात नहीं सो पाई। वो अब की बार सारे लिहाज भूल गया। इश्नाल बाहर जाने लगी जब उस शख्स के लफ्ज़ों ने उसे नई ज़िंदगी की नवीद सुनाई। इस बार कुछ अनमोल आंसू उसके चेहरे को भिगो गए। इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये आंसू अपनी ज़ात के मोतबर होने के थे। उसे लगा कि भारी सिल्क उसके दिल पर से हट गई थी। वो शख्स उसको तपती धूप में एक घना दरख्त लगा था, जिसकी छाँव से उसके सारे जिस्म में राहत पहुंची थी। एक सफ़े की वजह से वो उसकी ज़ात को अंधेरे में धकेल गया, और आज एक ही सफ़े की वजह से उसकी ज़ात को फर्श से अर्श पर बिठा गया था। वो सोचती रही, तो क्या वो उसे सारी रात बेचैन होते देखता रहा था? क्या वो वाकई उसकी परेशानी भांप गया था? मैम सना, माजरत करें इनसे। आपकी एक गलत फहमी की वजह से बच्ची टॉर्चर्ड रही है। आप पहले अच्छी तरह से तस्दीक तो कर लेती तो शायद इतना बड़ा वावेला ना मचता। ये मोहतरम अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आया, पर सर वो पेश तो इश्नाल के बैग से ही निकला है। फिर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? मैम सना सर नाजिम और इश्नाल की तरफ देखते बोली, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। अब सफाइयाँ देने का कोई मकसद नहीं है। आप फिर भी खुद को डिफेंड कर रही हैं अभी। पर सर, आप माफ़ी मांग रही हैं या फिर मुझे आपको कॉलेज से डिसमिस करना पड़ेगा? वो अब की बार सख्ती से बोले, सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत माजरत करती हूँ। अगर आप कहते हैं तो इश्नाल से भी सॉरी कर लेती हूँ। मुझे ये बात ऑफिस में लाने से पहले सोचनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए थी। मैं फिर से माजरत करती हूँ। मैम सना सर नाजिम के सख्त तासुरात से डरती माजरत कर गए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। बस मुझे गुस्सा था क्योंकि मेरी बीवी का किरदार गिरा हुआ हो ही नहीं सकता। ये यकीनन पहली और आखिरी बार है कि मैं इस घटिया इल्ज़ाम की वजह से कॉलेज आया हूँ। आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा। ओके मैम सना, अब आप जा सकती हैं, सर नाजिम ने कहा था। रोशनाल साहब बैठिए। मैम सना चली गई थी जब वो उसको खड़ा देखकर बोले, आप आज बच्ची को ले जाएं। जब तक वो खुद कॉलेज ना आना चाहें, बेशक उन्हें फोर्स ना करें। मुझे भी लगता है उनको कुछ दिन सुकून से रहना चाहिए। वो आराम से कहते उसे पुरसकून कर गए। इश्नाल बैग लेकर आई तो उस शख्स की चुभती निगाहें देख मजीद खौफजदा हुई। वो समझ गई थी कि वो उसके इतने फोर्स करने पर भी नहीं बता पाई थी उसे, लेकिन वो उसके होने वाले शदीद रिएक्शन से अनजान थी। उसकी आंखों के तासुरात बता रहे थे कि उसको उस पर बहुत गुस्सा है। वो जब से कॉलेज से आई थी तब से वो सितमगर खामोश था, और रूम में बंद भी। रोशनाल प्लीज़ डोर ओपन करें। पहले भी वो नॉक करके चली गई थी। उसने 2-3 बार नॉक किया। अब की बार वो सिसक पड़ी, इशू प्लीज़ चली जाओ, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है, खामखा तुम पर निकलेगा। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते बोला, गुस्सा छोड़कर बेशक मार ले, पर ऐसे नाराज़ तो मत हो। वो सिसकते हुए बोली, मैं तुम पे गुस्सा करूं तब तुम्हें मसला, मैं खफा हूं तब तुम्हें मसला, मैं नाराज़ हूं तब तुम्हें मसला, मैं तुम्हारी ज़ात को जानने की कोशिश करूं तब तुम्हें मसला, मैं तुमसे ताल्लुकी बरतूं तब तुम्हें मसला। बता दो आखिर चाहती क्या हो? वो दरवाज़ा खोल अब की बार ऊंची आवाज़ में बोला, सॉरी ना, मुझे लगा आप मेरा यकीन नहीं करेंगे और कॉलेज में सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। वो उसकी सख्त नज़रों से खाइफ होते बोली, हाँ तुम्हें लगा मैं बेगैरत हूँ जो तुम्हारी बेइज्जती करके खुश हो जाऊँगा। उसकी रोई रोई आंखों को देखता वो मज़ीद बोला, अच्छा ना, मैं फिर से सॉरी करती हूँ। वो उसके गुस्से को कम करने के लिए बोली, इस बारे में बाद में बात होगी, रात को शायद देर हो जाए मुझे आने में, मैं फ़िलहाल ऑफिस जा रहा हूँ, सो जाओ तुम सारी रात नहीं सोई। वो संजीदगी से कहता बिना उसकी तरफ देखे निकल गया, जबकि वो उसको खफा होते देख नम नाम आंखों से
नमनाक आंखों से ओझल होता उसको देख रही थी। मीनू बच्चे, हसनाल आया था घर? वो आगा जान को रात का खाना देने आई जब उन्होंने पूछा था। जी आगा जान आए थे, उसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। वो आगा जान के सामने उसको इज्जत देते हुए बोलती थी, मुझे मिलकर क्यों नहीं गया? वो तो ईद का चांद ही हो गया। पहले तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। सुबह से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा हूँ लेकिन वो है कि उठा ही नहीं रहा। मुझे उसकी तरफ से बहुत परेशानी होती जा रही है। अपनी तो उस लड़के को परवाह है नहीं। आगा जान वो ठीक थे, उनकी रात को तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही थी, लेकिन सुबह तो चले गए। अगर हसनाल इस वक्त यहाँ होता तो उसके इतने इज्जत देने पर गश खाकर मर जाता, गिर जाता। आगा जान, मैं आपको इश्नाल के मुतालिक एक बात बताने आई हूँ। प्लीज़ ये बात मम्मा को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने आपको बता दिया। वो उनके कमज़ोर नहीं हाथों को अपने हाथों में लेते राजदारी से बोली, मैं पागल नज़र आता हूँ तुम्हें? मुझे पता है उसकी फितरत का। नहीं, बताओ बात मुझे, वो रंजीदा से बोले। आगा जान, जो प्लॉट इश्नाल के नाम लगा रहे हैं, अम्मी, उनको आप पर बहुत गुस्सा है। वो उस प्लॉट की वजह से इश्नाल को मारने के मंसूबे बनाए बैठी हैं। वो इश्नाल को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। वो धीमी आवाज़ में बोली कि कोई सुन ना सके। तुम्हें किसने बताया? वो हकीकी मायनों में परेशान हुए लेकिन पहले तस्दीक करना चाहते थे। इश्नाल को लेकर मम्मा और मेरी बहुत ज़्यादा बहस हुई है। मैंने बस उन्हें ये कहा था कि मैं और आगा जान इश्नाल को वापस लेकर आएंगे, तो वो इस बात से खफा हो गई। उन्होंने मुझे वाज़े अल्फाज में कहा कि वो इश्नाल को जान से मार देंगी। आगा जान, आप कुछ करें ना। अम्मी ज़िद की बहुत पक्की हैं, वो अब इश्नाल को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगी। मैं कल भी आपके रूम में आई थी लेकिन आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं बता सकी। खाला मुझे बात करने का मौका नहीं दे रही। ताया तो मुझे देख कर ही मुँह फेर लेते हैं। उनको कैसे बताती? वो तो खुद मुझे इश्नाल का दुश्मन समझे बैठे हैं। मीनू पुत्र, उस वक्त तुम नफरत में आगे ना बढ़ती ना तो कोई तुम्हें कुछ भी ना कहता, लेकिन ये अहमियत तुमने खुद गंवाई है अपने हाथों से। मैं खुद तुम्हारी खाला और ताया के आगे डट जाता, लेकिन जो काम तुमने किया बहुत गलत किया। तहमीना और सगीर भले तुमसे जितनी मर्जी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी अपनी औलाद के आगे तुम्हारी अहमियत सिफर है। ये उन दोनों की बात नहीं, पूरे मुआशरे में ये बात आम है। अपनी औलाद के लिए इंसान खुद गर्ज हो जाता है। वो इश्नाल और रुशनाल के साथ जो कुछ भी किया, रुशनाल अपनी ज़िद की वजह से घर नहीं आ रहा। सगीर इस बात पर भी परेशान है। तो जो बात किया करें उनको दिल पर मत लिया करो तुम, बस उनकी बातें चुप करके सुन लिया करो। वो उसे नसीहत भी दे रहे थे और दिलासा भी। आगा जान, कसम से मुझे नहीं पता था कि मेरे एक गलत कदम की वजह से आप और सगीर ताया इतने गुस्से में आ जाएंगे। मैं तो बस अशनाल को रोशनाल की नज़रों में गिराना चाहती थी। वो जिस तरह रोशनाल से क्लोज थी, मुझे लगा रोशनाल शादी के बाद भी उसी को ही अहमियत देगा, इसलिए वो ख़त मैंने उसे पकड़ाया था। और उस रात की हरकत में कुछ हद तक गलती मम्मा की भी थी। मैं वाकई खुदगर्ज हूँ आगा जान। मैंने अशनाल को सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश की, लेकिन आगा जान, उसका रुतबा और बुलंद हो गया। मैं उस हरकत की वजह से खुद की नज़रों में गिर गई, घर वालों की नज़रों से गिर गई और सबसे बढ़कर अपने अल्लाह की नज़रों में गिर गई। वो ये कहती रोने लगी, हसनाल पुत्र तुम? आगा जान उसको देखकर घबरा से गए। वो जो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा बेयकीनी की जद में था।